राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की आज के इस वीडियो में हम सब थीम जो 5 है, उपविषय 5, इससे संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे हम लोग। और इसमें कई परियोजनाओं का सजेशन आपको देंगे। आपको जो सबसे सुटेबल परियोजना होगी, आप जिस पे बेहतर काम कर सकते हैं, उसका चयन आप कर सकते हैं। 5वां जो विषय आपका है, पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। आज के वे बच्चे जिनमें खोजी प्रतिभा है, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी ढूंढना चाहते हैं, और अधिकांश बाल विज्ञानियों को इसी दिशा में ज्यादा अभिरुचि होता है। वे सभी बाल विज्ञानी इस उपविषय 5 के अंतर्गत अपनी परियोजनाओं का चयन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आप जो भी नया टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे, इनोवेटिव आइडिया ढूंढेंगे, वो आइडियाज इकोसिस्टम और हेल्थ से रिलेटेड हो, न कि किसी अन्य चीज से रिलेटेड हो। क्योंकि इस बार का जो फोकल थीम है, उस फोकल थीम के आसपास ही आपको अपने प्रोजेक्ट को रखना है, नहीं तो फिर वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सबसे पहले इस सब थीम को समझे कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ है, ये कहता क्या है। मनुष्य का जो भी एक्टिविटीज है, इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रौद्योगिकी विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत दक्षता में सुधार करके कम इनपुट से आप अधिक प्रोडक्शन कर लेते हैं, कम निवेश में अधिक उत्पादन। और इस सिद्धांत को प्राप्त करने में क्या होगा कि संसाधनों की खपत जो होती है, उस संसाधनों की खपत को ह्रासित करना, कम करना। जैसे खाद की खपत ज्यादा होती थी, उसको कम कर दिए तो इनपुट कम हो गया, उसमें पैसा कम लगा। जो उत्पादन 8 महीने में होता था, वो उत्पादन अगर आप लो कॉस्ट में करना चाहते हैं तो कम समय में उत्पादन हो जाए, पीड़कनाशी का उपयोग कम से कम हो या जैविक हो तो पैसा कम लगेगा, तो उसको आप कम कर सकते हैं। सामग्री कम लगे, समय और श्रम दोनों की बचत हो, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन जो है वो न हो। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन क्लियर हो गया, जैसे मान लीजिए कि जल की क्षति न हो, ठीक है, सौर ताप का प्रॉपर यूज हो, अपशिष्ट को धन में परिवर्तित किया जाए। जैसे मान लीजिए कि धान का पुआल है, इससे आप कुछ बेहतर आइडिया लगाइए, इस पुआल का क्या यूज किया जा सकता है, ऐसे वो फेंका जाता, या खेत में जो अपशिष्ट बच गए उसका क्या किया जाए। दलहन पौधे के जो अपशिष्ट होंगे, जैसे मान लीजिए कि चना का पेड़ है, चना का पेड़ है तो आप उसे चना तो निकाल लिए, अब जो उसका पेड़ का बाकी हिस्सा जो बच गया, जो आप काट के लाए हैं, उस हिस्से का आप क्या कर रहे हैं, वो हिस्सा ऐसे ही अगर कहीं फेंक दिया गया, सड़न होगी, प्रदूषण होगा, ठीक है, वो बायोटिक कंपोनेंट है, वो धीरे धीरे वो सूक्ष्म तत्वों में टूट जाएगा, लेकिन काफी समय लगेगा, और टूट के जहां मिलना चाहिए वहां नहीं मिल पाएगा। क्या आप इसे जैविक खाद बना सकते हैं क्या, भी इसका यूज हो जाएगा। या फिर कि इसका कुछ और उपयोग कर सकते हैं जिससे धन की प्राप्ति हो, लाभ हो। बहुत अच्छा, जो भी आपका इनोवेटिव आइडिया इसमें लग सकता है, सब इसमें लगा सकते हैं। ये सारे आइडियाज इसी उपविषय 5 के अंतर्गत आपका आ जाएगा। उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय लेकर सूचना और संचार का प्रभावी प्रबंधन करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है, लेकिन आज के डेट में भी सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल है भी, तो आपका जो एंड्रॉयड सेट मोबाइल है, जिसपे आपको मौसम संबंधी जानकारियां आती हैं, चेतावनी आती है, वो अभी भी अनुपलब्ध है। या यदि है भी
तो वो किसान मोबाइल लेकर के अगर खेतों में जाएंगे तो अगर बारिश हो गई फिर मोबाइल को छिपा पाना उनके लिए मुश्किल हो पाएगा, उसमें पानी आ जाएगी तो मोबाइल खराब हो जाएगा, या वहां पे वो प्रॉपर टावर नहीं होगा उस मोबाइल का। तो इसका अल्टरनेटिव उपाय आप क्या कर सकते हैं कि ससमय कृषक को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, उसकी सूचना प्राप्त हो जाए और उस सूचना के अनुरूप तदनुरूप वह कोई उपाय कर सके। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर धान या गेहूं की कटनी करके खेत में छोड़ा है और बारिश बहुत तेज की आने वाली है, और यदि उनको 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पहले इसकी सूचना मिल जाती है स्थानीय लेवल पे, तो क्या होगा, वो कोशिश तो उनकी होगी कि हम उसको समेट लें ताकि वो धान वो गेहूं वो हमारा अन्न बर्बाद न हो। स्थानीय संदर्भ और संसाधनों के लिए पहले से मौजूद प्रौद्योगिकियों का अपनाना अथवा सुधार है। जो पहले से हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उस उपलब्ध टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपना सकते हैं या उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर से अगर खेती हो रही है, जैसा हम पहले वीडियोज में, हम NCSC के पहले वीडियो में ये सब चर्चा किए हुए हैं कि ट्रैक्टर से खेती हो गई तो क्या इससे मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है उसमें कमी आई है क्या? यदि कमी आई है तो उस टेक्नोलॉजी में अब क्या सुधार कर सकते हैं? नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें कि हल से बेहतर खेती हो पा रही है, मिट्टी का लेवल ज्यादा अच्छा रह रहा है, ट्रैक्टर से रह रहा है। आदर्श अभिकल्पना जो डिजाइन है आपका एवं टेक्नोलॉजी का जो विकास है वह पानी तंत्र के संरक्षण में, इकोसिस्टम कंजर्वेशन में, उसके संधारणीय संसाधन प्रबंधन में, उसके स्वास्थ्य सुरक्षा में, स्वच्छता प्रबंधन हाइजीनेशन का जो मैनेजमेंट करेंगे हम, उसमें रोग शारीरिक एवं मानसिक दोनों जो डिजीजेज होंगे, फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेज, उसके निदान में समुचित प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। आपदा शमन के लिए सही समय पर सूचना को आप कैसे फैला सकते हैं, और समस्त कल्याण के लिए नवीन तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार की मांग। यह प्रोजेक्ट आपसे करती है कि आप घर बैठे अपने स्थानीय स्तर पर, अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे आप कुछ ऐसा आइडिया खोज के लाइए जो पूरे देश के लिए उपयोगी हो और कम लागत में, कम समय में अधिक उत्पादन हो, पर्यावरण का दोहन न हो, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का, हमारे इकोसिस्टम का सुरक्षा और अच्छे से प्रबंधन हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, कम लागत अधिक आय। जो वेस्ट उत्पाद बनते हैं, उस वेस्ट उत्पाद जो वेस्ट हो गए, कचरा हो गया हमारे लिए, उसका भी अब कुछ हम ऐसा भी यूज कर लें जिससे लाभ हो और पर्यावरण की इससे सुरक्षा भी हो। अब इसमें कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं आपको सुझाव देते हैं, जो परियोजनाएं आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत लगेगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगाइएगा, कुछ एक्टिविटी कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर इस पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। और इन तमाम आइडियाज को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। निश्चित तौर पे यदि इस विषय पर आप काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा और उस आइडिया के अनुसार आप अपने प्रोजेक्ट के टाइटल का चयन करके इस पर काम कर सकते हैं। पहला जो प्रस्तावित परियोजना है कि एक कृषि पारितंत्र में मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु नवाचारी तकनीकों का अध्ययन। एक जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में समझ में आए, एग्रीकल्चर में जो भी यूज हो गए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। यदि इकोसिस्टम को आप बेहतर नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आपको इकोसिस्टम को समझना होगा। इकोसिस्टम से रिलेटेड जो मेन थीम है, उससे रिलेटेड मेरा इससे जस्ट 2 वीडियोज पिछला जो वीडियोज है वह उसी से रिलेटेड है, इकोसिस्टम से रिलेटेड। इकोसिस्टम को आप बेहतर समझे पहले, क्योंकि ये सारा जो परियोजनाएं हैं 5 विषयों का, यह उसी फोकल थीम से रिलेटेड है, उसी से में निहित है। तो निश्चित तौर पर पहले आपको इकोसिस्टम समझना होगा।
जो पहला प्रस्तावित परियोजना कहता है कि कृषि पावी तंत्र में जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है उसमें मृदा स्वास्थ्य को, सॉइल का जो हेल्थ है उसको आप कैसे मेंटेन रखेंगे और उसको मेंटेन रखने के लिए क्या आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्टडी आप करके ला सकते हैं, कुछ आइडिया निकाल के ला सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि तरह तरह के खाद से या उर्वरक से, खरपतवार नाशनियों के उपयोग से या फिर बारंबार एक तरह की खेती होने से या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उसमें जो पोषक तत्व, अनिवार्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और धीरे धीरे या तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है या बंजर होने लगती है और उसकी जो उर्वरा क्षमता है वह घट जाती है, उसकी फर्टिलिटी पावर घट जाती है, उसका उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे में आखिर कृषक क्या टेक्निक अपनाते हैं? आप किसान नहीं हैं, आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, लेकिन कुछ आइडिया तो आप निकाल के ला सकते हैं। आप 10-20 कृषक का चयन किए जो इस तरह का आइडिया लगाते हैं, आप किसी पदाधिकारी से संपर्क में हैं, आप कृषि कोऑर्डिनेटर या एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं उनसे संपर्क में हैं, जो किसान सलाहकार हैं उनसे संपर्क में हैं और लोगों के हिसाब से क्या आइडियाज हैं और वो आइडियाज सीधे आइडिया लेके नहीं आना है। उस आइडिया का यूज करने पर जब किसान को आप वो आइडिया दिए और कुछ किसान उस आइडिया का यूज किए तो उसमें उससे उस आइडिया के यूज करने से उसके प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट हुआ। उस खेत में मान लीजिए कि प्रति एकड़ पहले अगर 5 टन का उत्पादन होता था या तो आज क्या वो 6 टन बढ़ गया है, 7 टन बढ़ गया है? यदि बढ़ गया है तब ना वो आपका प्रोजेक्ट बहुत मायने रखेगा, वो आइडिया आपका मायने रखेगा कि वो नेशनल लेवल तक लोगों को जानने की आवश्यकता है कि एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य को मेंटेन रखा जा सकता है। तो इस तरह का ढेर सारा इनोवेटिव आइडिया ढूंढ के ला सकते हैं। ये वहाँ की मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो हर जगह की मिट्टी में, देश में कई तरह की मिट्टी है, पिछले वीडियोज में भी आपको डिस्कस किए थे। कहीं लाल मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है और प्रत्येक तरह की मिट्टी में तरह तरह के फसल होते हैं। तो एक जैसा टेक्निक तो होगा नहीं, लेकिन आपके जो स्थानीय स्तर पर जो भी उपलब्ध मिट्टी है, जिस तरह की खेती होती है, वहाँ का जब एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम वहाँ की मिट्टी को आप स्ट्रांग रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको हेल्दी, उसके हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप कौन सा इनोवेटिव आइडिया चुन के ला रहे हैं, इसको आप प्रोजेक्ट के फॉर्म में दे सकते हैं ना। बहुत अच्छा आइडिया। और यह प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर मायने रखेगा, राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक अलग वैल्यू होगी। ठीक है, तो निश्चित तौर पर यदि आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। अब आइडिया 2 पे आते हैं। आइडिया 2 कहता है कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित कृषि पारितंत्र में मृदा की नमी बनाए रखने हेतु नवाचारी तकनीक का अध्ययन। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो सूखा ग्रस्त रहते हैं, जहाँ वर्षा जल का अभाव होता है और साथ ही वहाँ आसपास में नहर भी नहीं है जहाँ से सिंचाई का समुचित व्यवस्था कम दर में किया जाए। पानी का लेवल भी बहुत नीचे है जिससे जो जल पंप है उससे सिंचाई की व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं हो पाती या कॉस्टली होती है। ऐसे में आप क्या कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके ला रहे हैं जिस आइडिया का यूज करके मिट्टी की नमी को ज्यादा दिन तक बनाए रखा जा सकता है। अब उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा दिन तक बढ़ेगा, बना रहेगा, तो निश्चित तौर पर उस सॉइल में पानी की मात्रा अधिक होने से पेड़ पौधों में जो वृद्धि की दर होगी वो ज्यादा फास्ट होगी, वो जल्दी सूखेंगे नहीं और कॉस्ट भी कम लगेगा। उसमें क्या कुछ ऐसा बायोटिक चीज मिलाया जाए कि उसके ऊपर कुछ दूसरे चीज का लेवल डाला जाए
ऐसा कुछ आइडिया आपको करके ले आना। पहले ही आपको हम बता देंगे तो फिर वो आइडिया तो बेहतर नहीं होगा। आप कुछ अपने लोकल लेवल पे ऐसा आइडिया करके लावे वहां के मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से कि उसकी जो जल धारण क्षमता है उसको कैसे बढ़ा दिया जाए, और उस क्षमता के बढ़ने से उसके प्रोडक्टिविटी पर निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी क्योंकि पौधे स्वस्थ रहेंगे, उनमें वृद्धि दर अधिक होगी। तो आप उसकी जल धारण क्षमता कैसे बढ़ाएंगे, क्या आइडिया लेके आप आए हैं, उसका कुछ स्टडी करके कुछ कंक्लूजन निकाल के कुछ आइडिया लेके आप आ सकते हैं और इस पर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 2 आइडिया से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोनों से। अब आते हैं तीसरे आइडिया की ओर। पारी तंत्र में मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु नवाचारी तकनीक का अध्ययन। इकोसिस्टम में जो फाइल का जो हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो इनोवेटिव टेक्निक्स है उसका स्टडी आप कर सकते हैं, या जो फर्स्ट आइडिया है उसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ नया नया काम आप करके ला सकते हैं। चौथे आइडिया की तरफ आते हैं। मानव स्वास्थ्य सेवा और कल्याण हेतु प्रभावी तकनीक की भूमिका का अध्ययन। ह्यूमन जो हेल्थ है उस ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ प्रभावी तकनीक आप अपना सकते हैं, कुछ इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, जो हमारा डिफरेंट पैथिंग में होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, ये सब जो पैथ हमारा है, या पैथ में बहुत सारा आइडिया पहले से है। अब स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा आइडिया है जो इकोसिस्टम से रिलेटेड है और उससे ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन रखा जा सकता है, लोग जल्दी बीमार नहीं होंगे, उनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी। जैसे अब कोरोना के काल में गिलोय सुने होंगे कि गिलोय का सेवन जो है वो लोग बढ़ा दिए थे, या टीवी पे प्रचारित भी किया जा रहा था। आयुष मंत्रालय भी गिलोय लेने की सलाह दे रहे थे। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, इस सब की सलाह दी जा रही है क्योंकि गिलोय से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो जो आइडिया सबको पता है वो लेके आपको नहीं आना है। हाँ, कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर पर लोग जानते होंगे आप, ठीक है, आपको आइडिया नहीं ढूंढ पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान जानते हैं वहां के, या वहां के कुछ लोग जानते हैं, लेकिन आपके राज्य स्तर पर, आपके जिला स्तर पर, आपके नेशनल लेवल पे लोग उस आइडिया को नहीं जान रहे हैं कि उससे इम्यूनिटी बढ़ाया जा सकता है, फलाने बीमारी में इसका यूज किया जा सकता है, और उस पौधे को अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर लोग नहीं जान रहे हैं। तो उस ऐसे आइडियाज को लेके आप आ सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि गिलोय की बात हम किए हैं, गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ता है। बहुत सारा ऐसा जगह होगा आपके गांव में, आपके स्कूल के आसपास, जो जगह ऐसे ही अनुपजाऊ होगा, या फिर उपजाऊ अगर है भी तो उसका कृषि के रूप में यूज नहीं हो रहा है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, तो वहां आप गिलोय का पौधा तो लगा सकते हैं। अब उसका जो सेवन करेंगे, अब उस पौधे से जो डंठल निकलेंगे, उसी डंठल और उसकी पत्तियों दोनों में इम्यूनिटी पावर होती है, उसको काढ़ा बना के पिया जाए तो इम्यूनिटी बढ़ता है। गिलोय धनवटी में भी उसी का यूज होता है। तो आप उस तरह का आइडिया ला सकते हैं। उस आइडिया से क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ। आपको पता है कि तुलसी का जो पौधा है, नीम का पौधा है, या पर्यावरण में क्या है, जो भी दूषित वायु है उस दूषित वायु को अवशोषित कर लेता है, उस गैसों को वह मुक्त बहुत शुद्ध ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में प्रवाहित करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में जो है वो हम लोगों को सुविधा होती है। सुने होंगे कि आदमी को जब वो सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको तुलसी के पौधे के नजदीक ले आया जाता है। इसका धार्मिक जो भी अपनी श्रद्धा हो, लेकिन इसका आधार यह है कि वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन की कमी रुक जाती है। और
फिर उसको जब बेहतर सांस मिलेगा, ऑक्सीजन बेहतर शुद्ध वायु मिलेगा, तो उसकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है। नीम में भी यही बात, पीपल के पेड़ में भी यही बात है। तो इस तरह का कुछ आइडिया आप लेके आ सकते हैं, तो मानव स्वास्थ्य और सेवा उसके कल्याण के लिए लाभप्रद हो। ठीक है। अगला जो आपका है आइडिया कि स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का महत्व। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा समझते हैं, लोकल लेवल जो आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है। देखिए, हर गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हर गांव में डॉक्टर्स का अभाव है, और जो आपके ग्रामीण स्तर पे जो क्वैक होते हैं वो आईएमपी को जो ही नहीं कि आईएमपी हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, और फर्स्ट एड के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली हो, यह भी आवश्यक नहीं। तो इस कंडीशन में जो स्वास्थ्य सुविधा है वो जो बताते हैं उसके हिसाब से आप स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। हो सकता है उनको आइडिया यदि अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि उनका आइडिया सही नहीं है, उनका कंसेप्ट सही नहीं है, और आप उन पर भरोसा करके गलत दवाओं का सेवन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी बीमारी बढ़ जाती है। आपका आर्थिक दोहन भी वहां हो गया, पैसे तो लग ही गए, और बीमारी जो बढ़ गई तो फिर उसको आप जब हायर अथॉरिटी में आते हैं तो उस अथॉरिटी में आने के बाद आपको आपका जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो जाता है, और उस क्रिटिकल कंडीशन को संभालने में जो फिर हायर अथॉरिटी के डॉक्टर्स उनको काफी मशक्कत पड़ती है, और पैसे तो खर्च होते ही हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा है, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का किया हुआ कि हमारा जो है बहुत सारा आयुष मंत्रालय के द्वारा भी या कई अच्छे हॉस्पिटल्स के द्वारा ऑनलाइन सेवा शुरू की गई। अब वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप घर बैठे उन एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। बहुत सारा पेड सर्विस है जहां आपको पैसे भुगतान करने होते हैं, बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, एम्स के द्वारा भी इस तरह की डिजिटल सुविधा उपलब्ध है, जो जिनके एक्सपर्ट डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। यहाँ तक भी यह भी सुविधा है कि यदि आप किन्हीं और डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं और आपकी बीमारी किन्हीं और डॉक्टर से रिलेटेड है, तो आपको बताया जाता है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, या आपके कॉल का एक्सटेंशन कर दिया जाता है वहां पे, जहां आप उन संबंधित डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, और फिर वो डॉक्टर आपको स्थानीय स्तर पर तत्काल स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ न कुछ अच्छा सजेशन देते हैं, जिससे आपका आर्थिक दोहन भी नहीं होता है, पैसे भी न के बराबर लगते हैं, और आपको जो है स्थिति आपका क्रिटिकल नहीं होता है। तो ये जो डिजिटल सेवा है, लेकिन यह लोगों को जानकारी में नहीं है। क्या आप आम जागरूकता फैलाए हैं इस संबंध में? और आम जागरूकता यदि फैलाए हैं तो कितने लोग इसका यूज करने लगे, और कितने लोगों को इसका फायदा हुआ, इकोनॉमिकल क्या फायदा हुआ, लोगों का स्वास्थ्य कंडीशन कैसा रहा, और पहले की अपेक्षा पैसा कितना कम लगा लोग। तो दोनों कंप्यूटिव एनालिसिस करके, चार्ट बना करके, ग्राफ बना करके आप अच्छा प्रोजेक्ट इस पे भी आप बना सकते हैं, यदि इस क्षेत्र में आपकी अभिरुचि है। तो पांचवा जो आपका हम प्रस्तावित परियोजना बताए हैं, उससे संबंधित काम भी आप कर सकते हैं कि स्थानीय क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा जो है, डिजिटल हेल्थ सर्विस, इसका क्या महत्व है। क्लियर? क्योंकि एंड्रॉइड सेट मोबाइल तो हर गांव में पहुंच गया, नेटवर्क का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपके घर में मान लीजिए कि एंड्रॉइड सेट मोबाइल नहीं है, तो आसपास में तो है ही। और जहां तक हेल्थ का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं है कि यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई बातें आप अगर आप एंड्रॉइड सेट मोबाइल के लिए आग्रह करेंगे कि ये समस्या मेरे साथ आ गई, इस पर आप उनसे थोड़ा चैटिंग कर दीजिए, तो वो आपको मदद नहीं करेंगे। स्थानीय स्तर पर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो गांव का वो परिवेश
जहाँ न तो कोई धर्म है, मजहब है, न कोई जाति है, कुछ नहीं, हर कोई एक जैसा रहता है। निश्चित तौर पर ये सभी पॉलिटिकल बातें हैं, जो जेन्युइन है, जो हकीकत है, उस स्तर पर कहीं कुछ नहीं है, सब समान है। क्लियर? तो इसका आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर नॉन एंड्रॉइड सेट मोबाइल आपके पास है, अगर बटन वाला मोबाइल भी है, तो उस पर फोन कॉल करके भी आप उसका आनंद ले सकते हैं, बशर्ते कि उसका नंबर आपको रखना होगा, उसकी जागरूकता फैलानी होगी। तो ये इस पर भी अच्छा प्रोजेक्ट बना के आप ला सकते हैं। अगला जो आपका प्रस्तावित परियोजना है कि बीजों की पोषकता एवं खाद्यान्न भंडारण के लिए नवाचारी तकनीकों का अध्ययन। बीज की पोषकता समझ में आता है? बीज की जो पोषक क्षमता है, अर्थात यह कि आप फल से बीज आए, बीज को ही आप बोते हैं, तो उससे फिर मूलांकुर और फिर बाद में प्रांकुर निकलते हैं, मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से तना निकलता, फिर उसी में धीरे धीरे वृद्धि होती। यदि बीज में पहले से पोषकता, उसके भ्रूणपोष में पहले से पोषकता है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि उस बीज से जो फसल आएंगे, जो पौधे निकलेंगे, वो ज्यादा स्वस्थ होंगे, नो डाउट हेल्दी होंगे। मतलब हेल्दी फसल उगेंगे तो उस फसल से उत्पादन पहले की अपेक्षा बेहतर होगा। और खाद्यान्न भंडारण जो होता है, खाद्यान्न भंडारण के लिए ड्राई मेथड, वेट मेथड, बहुत सारे मेथड जानते होंगे। शुष्क ड्राई मेथड का यूज जैसे हम अनाज के भंडारण के लिए करते हैं, वेट मेथड का उपयोग हम ठंडे जगहों पे उसको रखते हैं, जैसे फल और सब्जियों का भंडारण वेट मेथड में किया जाता है। तो यह सिस्टम महंगा भी होता है, कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं तो वहां पैसा लगता है। तो आप स्थानीय स्तर पर क्या कुछ इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई किसान सब्जी तोड़ के लाया, आप जब बाजार में, मार्केट में जाते हैं तो जो ताजा ताजा सब्जी दिखता है वही सब्जी आप खरीदते हैं, और जो सब्जी सूख गया, ठीक है, या मुरझा गया, उसको आप नहीं खरीदते, कहते ये पुराना हो गया, बासी हो गया। अरे जो ताजा सब्जी में किसान को जितना लागत लगा, वही 2 दिन पहले काटे हुए सब्जी में किसान को लागत लगा। किसान के लागत में कोई कमी नहीं हुई। किसान का क्या दोष है? तो मौसम का दोष है। मौसम यदि बहुत गर्मी पड़ी, वह यदि सही से भंडारण नहीं कर पाया, तो उसकी सब्जियां मुरझा गई, और फिर उसके सब्जी का इतना दाम भी नहीं मिला जितना उसके उत्पादन में कॉस्ट लगा था, वह निर्दोष हानि का शिकार हो गया। इस कंडीशन में कुछ आप ऐसा इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं जहां पे वह स्थानीय स्तर पर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इकोसिस्टम के, घास हैं, पुआल हैं, उस सब से उसको भिंगा करके सब्जी पर रखा जाए। तो क्या ऐसा तो नहीं कि सब्जी सड़ने लगेगा, तब तो और बेकार हो जाएगा। सब्जी सड़े भी नहीं और उसकी ताजगी भी बनी रहे 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, एक सप्ताह। आपका जो आइडिया है वह कितने देर के प्रभावी होगा, कितना देर तक सब्जी ताजा का ताजा बना रहेगा। आप ऐसे आते हैं, आप मार्केट में आएंगे, आप तो देखेंगे किसान सबको पानी छिड़कता रहता है सब्जी सब पे, मार्केट में भी, कि हमारी सब्जी ताजी बनी रहे। तो क्या वो पानी छिड़कता रहेगा तो सब्जी एक खास समय तक ही ना वो ताजा बना रहेगा, उसके बाद तो मुरझा ही जाएगा। तो अब पानी छिड़कने वाला जो आइडिया है वह कुछ कुछ देर के लिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा के लिए। आपका आइडिया 2 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह तक कैसे सब्जी को ताजा बनाए रखा जा सकता है, फल को ताजा बनाया रखा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर जो इकोसिस्टम के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट का यूज करके, जल का यूज करके आप कैसे फल और सब्जी को ताजा रख सकते हैं, या भंडारण की शुष्क टेक्निक्स में आप क्या इनोवेटिव आइडिया का रख सकते हैं जिससे वो खराब भी ना हो, वहाँ कीड़े भी ना लगे, दीमक भी ना लगे, घून भी ना लगे, और आपका जो अनाज है वो सही सलामत रहे, साथ ही बीजों की पोषकता मेंटेन रहे। आप बीजों का ही बना के ला सकते हैं। आप
शुष्क भंडारण पे बना के ला सकते हैं, आप शीत भंडारण पे बना के ला सकते हैं, फल और सब्जी को ताजा रखने की टेक्निक बना के ला सकते हैं। कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में जरूर घूम जाएगा, जिस पर आप सोचेंगे तो उस आइडिया को आप प्रोजेक्ट के माध्यम से बना के ला सकते हैं। बहुत अच्छा वो आइडिया, वो आपका जो आइडिया है वो बहुत पसंद किया जाएगा निश्चित। ठीक है, तो जो छठा आपका जो हम प्रस्तावित परियोजना थी उस पर भी आपको बहुत सारा आइडिया लग गया होगा। अब हम 7वां आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। 7वां जो आपका सजेस्टेड आइडिया है कि स्वस्थ पारी तंत्र के लिए मानवीय क्रियाकलापों को न्यूनतम करके नवाचारी तकनीक उपकरण को विकसित करना। जो हेल्दी आपका इकोसिस्टम है उसके लिए जो मानवीय क्रियाकलाप है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, उसको कैसे न्यूनतम कर सकते हैं, है ना, और जो नवाचारी उपकरण है उसको विकसित करना। जैसे मान लीजिए कि ट्रैक्टर जो आया तो मानव श्रम कम हो गया। आपको पता है कि उचित मूल्य नहीं मिलने से, उचित मजदूरी नहीं मिलने से गांव के किसान शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। और साथ ही इससे क्या हो रहा है कि गांव में खेती कराने के लिए किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है। अब किसान को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, अपने इतना स्वस्थ नहीं है या फिर इतनी कार्य क्षमता नहीं है कि वो खेतों में दिन रात काम कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कृषि योग्य भूमि है वह बेकार पड़ी हुई है। मजदूर के अभाव में ऐसे बहुत सारे गांव हमको मिले हैं, या बहुत सारे किसानों से बात हुई जिनके पास काफी जमीन है, और उनसे जब कृषि का हाल चाल पूछते तो बताते हैं क्या कहें, खेती तो छोड़ दिए हुए हैं प्रति, मजदूरी नहीं मिल रहा है, इतनी मिल रहा है तो इतनी मजदूरी मांग रहा है कि वो हम उसको दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मजदूर की संख्या कम है और खेतों की संख्या अधिक हो गई। तो मजदूर का डिमांड बढ़ा तो मजदूर तो अपने हिसाब से वो डिमांड करेगा, निश्चित तौर पर है। और अब यदि कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया आप ला सकते हैं, या बहुत सारा आइडिया भी है, जैसे धान काटने की मशीन आ गई, उसमें से अन्न निकालने की मशीन आ गई है। देखोगे थ्रेशर से थ्रेशिंग होता है, और थ्रेशिंग में पहले जो है वो ह्यूमन के द्वारा जो है थ्रेशिंग किया जाता था, अब जो मशीन के द्वारा थ्रेशिंग होता है। पहले जुताई होती थी, आज जो बहुत जगह जुताई होती है बैल और हल से जुताई होती थी, अब जो है जुताई ट्रैक्टर से होने लगी है। ट्रैक्टर तुरंत एक दिन में बहुत ज्यादा खेत जोत देता है। तो इस कंडीशन में आप कुछ और ऐसा जो पहले से मौजूद उपकरण है उसको लेके नहीं आना है, आप स्थानीय स्तर पर क्या कुछ ऐसा उपकरण विकसित कर पा रहे हैं जिससे जुताई आसान हो जाए, या फिर कोई भी, या सिंचाई आसान हो जाए, या फिर उसका जो है खरपतवार को निकालते हैं निराई वो आसान हो जाए, या फिर खाद या उर्वरक का उपयोग करते हैं वो आसान हो जाए। ठीक है, कोई भी, या फिर उसकी कटाई आसान हो जाए, पर्यवेक्षण आसान हो जाए। तो कुछ ऐसा टेक्निक अपनाएं जिससे मजदूरी कम लगे, मजदूर की आवश्यकता ना हो, या ह्यूमन एक्टिविटी कम किया जा सकता तो पड़ेगी, ह्यूमन एक्टिविटी कम किया जाए, और इससे क्या हो जाए, कृषि जो अनुपयोगी कृषि है भूमि है उस कृषि भूमि पे भी क्या हो जाए, खेती होने लगे। वो किसान जिसको मजदूर नहीं मिल रहा है वो उस उपकरण का स्वयं इस्तेमाल करके वो खेती कर ले सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका खेत जो खाली पड़ा हुआ है वो खाली नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में जितने लोग हैं या कहें दुनिया में जितने लोग हैं सबको भोजन चाहिए, सबको भोजन के लिए अन्न चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, फल सब्जियां चाहिए। तो फिर कृषि योग्य भूमि लगातार घटती जा रही, क्योंकि उसी कृषि योग्य भूमि पे विकास के कार्य हो रहे हैं, मकान बन रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो कृषि योग्य भूमि तो कम हो रही है। अब उस कम हो गई कृषि योग्य भूमि में भी बहुत सारा खेत जो है, जो उपजाऊ खेत है वो अगर बिना कृषि के रह जाएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज वहां नहीं होंगी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उत्पादन कम होने लगेगा, और फिर बहुत सारे लोग भुखमरी के शिकार होने लगेंगे। तो जो मजदूर की कमी होती जा रही है, चाहे कारण वजह बहुत सारे वजह हैं, तो उन वजहों के कारण, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा इनोवेटिव टेक्निक आपको लेके आना है
जिस टेक्निक्स का उपयोग करके कम ह्यूमन एक्टिविटी को कम करके भी खेती की जा सकती है और उत्पादन क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। अब एक लास्ट आइडिया पे आते हैं कि वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण जैसी सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु तकनीकी नवाचार की भूमिका का अध्ययन। वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, खेती में से ज्यादा जल प्रदूषण होता है या फिर वायु प्रदूषण। आप देखेंगे कि भूसा है, पुआल है, इस सबको ठंडा के महीने में किसान जलाते हैं या जहाँ पे खेती होती है वहाँ जलाया जाता है। क्या हो, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए या मवेशियों को गर्म रखने के लिए या मच्छरों से सुरक्षा के लिए इस तरह की टेक्निक अपनाई जाती है जिसके धुआं से वायु प्रदूषण फैलता है। या जहाँ पे पुआली जलाई जाती है उन जगहों पे वायु प्रदूषण, आप दिल्ली वगैरह में देखे होंगे कि हरियाणा से जला हुआ जो पुआली था उसका असर दिल्ली पे हो जाता है, वहाँ का वायु काफी प्रदूषित हो जाता है। तो यह जो समस्या है, समस्या तो सबको पता है जिस तरह की समस्या होती है। खेतों में आप कीटनाशी का उपयोग करते हैं, वो कीटनाशी फिर खेत का जब पानी ओवरफ्लो होता है तो वो एक खेत से दूसरे खेत में बहते हुए अंततः जल स्रोत पे आता है या फिर नदियों में आता है, तालाबों में आता है, पोखरों में आता है। वहाँ पे जैविक जो भी हैं, पौधे हैं या जीव जंतु हैं, मछलियाँ हैं, उनमें भी उनकी सांद्रता बढ़ जाती है और फिर मछलियों को आदमी खाता है तो आदमी तक वो सांद्रता आ जाती है जहाँ वो मानव स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डालता है। अब इस कंडीशन में अब कीटनाशी का उपयोग किसान नहीं करेंगे तो उनका फसल फिर क्या होगा, बीमार हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो उत्पादन क्षमता घटेगी, निश्चित तौर पर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप कुछ बायोटिक ऐसा क्या काम कर सकते हैं जो जल को प्रदूषित भी ना करे और वह कीटनाशी की भूमिका में भी हो और कीटों को लगने ना दे। बहुत सारे जैविक कीटनाशी आ गए हैं, तो कुछ आप ऐसा लोकल लेवल पे ऐसा तकनीक अपना सकते हैं जो वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, जल प्रदूषण को कम किया जा सके। किसान को जो आग तापते हैं तो वहाँ हीटर वगैरह लगाएंगे तो हीटर तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, साथ ही उसमें बिजली चाहिए। कुछ ऐसा टेक्निक अपनाइए जिससे वायु प्रदूषण भी न फैले या कम फैले, पहले की अपेक्षा कम हो, और क्या हो कि किसान या तो मच्छरों से मवेशी को बचाने के लिए या फिर अपने शरीर को उष्मा देने के लिए जो अगर जलाते हैं वो यहाँ के बिहार के ग्रामीण क्षेत्र को भूल कहा जाता है, भूल तापना। हर जगह स्थानीय लेवल पर अलग अलग नाम होगा, तो उनका जो है उसको मेंटेन रखने के लिए वो क्या इनोवेटिव कुछ टेक्निक आप अपना सकते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। उसकी भूमिका का अध्ययन करके आप अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। आशा है ये तमाम आइडिया आपको पसंद आए होंगे। इसमें से बहुत सारे आइडिया आपके कंसेप्ट में क्लियर हो गया होगा और इस आइडिया पे यदि इस सब थीम के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जो कुछ नया करना चाहते हैं उन बाल विज्ञानियों के लिए इस सब थीम पे काम करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पर आप कुछ नया खोज के ला सकते हैं और पूरे नेशनल राष्ट्र के पटल पे उसका प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी तरह से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो मेन फोकल थीम है, उस फोकल थीम से रिलेटेड वीडियोज हम आपको अपलोड कर चुके हैं पहले से। अब उसमें जो साइकिल वाला वीडियोज है वो अब अगले वीडियोज में अब आपका वही रहेगा। और इसके साथ ही जो फोकल थीम से रिलेटेड जो अन्य आपको मटेरियल्स है उसके जस्ट के बाद के वीडियोज में हम वो मटेरियल सब देते जाएंगे। यदि आप राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या तो बाल विज्ञानी हैं या फिर मार्गदर्शक शिक्षक हैं, गाइड टीचर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो आपका है उसको भी ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी नया वीडियोज हम आपका अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही आपको ढेर सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे जिससे आपको डाटा बनाने में, ग्राफ बनाने में सुविधा होगी। आशा है कि ये वीडियोज आपको पसंद आए होंगे। अगले वीडियोज में हम फोकल थीम से रिलेटेड वीडियोज 2 डालते हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। कई आपके प्रोजेक्ट आइडियाज में
उसमें उससे मटेरियल्स आपको मिल जाए।